दोस्तों, कहने को कांग्रेस की बागडोर लगाम राहुल गांधी के हाथ में, लेकिन अचानक सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। पॉइंट नोट करें, सोनिया गांधी अचानक प्रोएक्टिव हो रही हैं। मिसाल के तौर पर काफी समय बाद सोनिया गांधी ने मीडिया से बात करी संसद के बाहर, और पिछले कुछ समय से सोनिया गांधी के बड़े अग्रेसिव आर्टिकल्स, उनके बड़े आक्रामक लेख सरकार के खिलाफ देश भर के अखबारों में छप रहे हैं। यही नहीं, संसद के भीतर सोनिया गांधी हर प्रदर्शन, हर धरने को लीड कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि मोदी के खिलाफ आज सोनिया गांधी ने एक वीडियो बयान जारी किया, बड़ा अग्रेसिव कंटेंट उसका भी है। और इसके अलावा पिछले कुछ समय से सोनिया गांधी कांग्रेस के कई सीनियर लीडर से मिल रही हैं। अब दोस्तों, सोनिया गांधी, उनके माइंड में क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी आज की तारीख में, इस क्राइसिस के मोमेंट में, देश की जितने भी नॉन बीजेपी पार्टी हैं, गैर भाजपा पार्टी हैं, उनके नेताओं को एकजुट करना चाह रही हैं। और सवाल यह भी है कि क्या सोनिया गांधी देश के जो बड़े नेता हैं, और उसमें कुछ नेता तो एनडीए में भी हैं, इन सबको मोदी के खिलाफ अल्टीमेटली लामबंद करना चाहती। और अगर साफ लफ्जों में कहूं तो क्या सोनिया गांधी आखिरकार मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही हैं? मजदूर का अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो। अब दोस्तों, सच यह है कि आज के दौर में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, मिस्टर मोदी हो या मिसेस सोनिया गांधी हो, बिना सहयोगी दलों के, बिना कोलिशन के किसी भी पार्टी की, बीजेपी, कांग्रेस, किसी की भी सरकार केंद्र में नहीं बन सकती है। एक तरफ जहां मिस्टर मोदी की बीजेपी 240 पर है, 240 पर, वहीं इंडिया अलायंस 234 पे। फर्क सिर्फ 6 सीटों का है, ओनली 6 सीट्स। और इस 6 सीट्स के फर्क का मतलब है कि अगर एनडीए में से कोई बड़ा साथी, नायडू बाबू भी हो सकते हैं, नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, कोई बड़ा साथी नाराज होकर, टूटकर इधर से उधर गया, तो किसी भी दिन या उसी दिन लोकसभा में, सदन में मोदी जी का बैंड बज सकता है। ये एक ऐसी सच्चाई है कि लोग गोदी मीडिया की खबरें देखते देखते ये भूल गए कि मोदी जी आज भी अल्पमत में हैं, और 1.5 साल से एक भी सीट का इजाफा लोकसभा में बीजेपी का नहीं हुआ है। और दोस्तों, एक और भी सच है, उससे बड़ा सच है कि आज की तारीख में, आज जो प्रेजेंट डे पॉलिटिशियंस हैं, आज के दौर के जितने भी बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी से ज्यादा कोलिशन पॉलिटिक्स में, गठबंधन की राजनीति में कोई भी प्रभावी नहीं है। चाहे वो वाजपेयी रहे हों, अडवाणी रहे हों या मोदी रहे हों, कोलिशन पॉलिटिक्स में सोनिया गांधी का कोई तोड़ नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2004 में जब वाजपेयी की सरकार शबाब पे थी, उरूज पे थी, और सोनिया गांधी हाशिए पर थी, उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि वाजपेयी अडवाणी की सरकार गिर जाएगी। और उस वक्त भी सोनिया गांधी कोई भारी मार्जिन से आगे नहीं थी। सोनिया गांधी के पास उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 145 सीटें थी, वाजपेयी के पास 138। फर्क सिर्फ 7 का था। वाजपेयी सरकार में थे, सोनिया विपक्ष में थी, लेकिन वाजपेयी के कई आदमी, कई साथी तोड़कर सरकार सोनिया गांधी की बन गई। कोलिशन पॉलिटिक्स, सोनिया गांधी इस कोलिशन पॉलिटिक्स की केमिस्ट्री को सबसे बेहतर तरीके से समझती हैं। मेरा नहीं कहना है, एक्सपर्ट्स का मानना है, आगे उस पर भी बात होगी। और एक सच और, सोनिया गांधी के रिश्ते आज भी, जब वो थोड़ा सा साइडलाइन है पिछले कुछ बरसों से, अब सक्रिय हुई हैं, उनके रिश्ते, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, जो इंडिया अलायंस में आए और फिर किसी ने बात नहीं की, ना खड़गे साहब ने की, ना राहुल जी ने की, वापस चले गए। चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, इवन अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, स्टालिन हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, आप नेता का नाम बताते जाइए। चाहे वो नायडू बाबू हो, नायडू बाबू की पत्नी हो, या फिर जगन मोहन रेड्डी ही क्यों ना हो, या फिर बाकी नेता हो, ऐसा कोई नेता नहीं नॉन बीजेपी पार्टीज में जिसकी सलाम दुआ मैडम सोनिया गांधी से ना हो। और शायद इसीलिए
जब वो केक काटती हैं तो संसद में जो भी होता है उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देने पहुंच जाता है। ये आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी का बाकी नेताओं के साथ एक इमोशन इक्वेशन रहा है। अब दोस्तों सच्चाई ये भी है कि सोनिया गांधी जो कुछ करती हैं साइलेंटली करती हैं, खामोशी से करती हैं। बहुत लो प्रोफाइल लीडर हैं, टॉप लीडर्स में बहुत लो प्रोफाइल हैं। मोदी जी की जो राजनीति है, जो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उसके बिल्कुल उलट सोनिया गांधी बहुत ही आप कह सकते हैं चुपचाप सियासत में कदम बढ़ाती हैं। ज़्यादातर आप कह सकते हैं उनके फैसले बंद कमरों में होते हैं, अपने एडवाइजर्स के बीच में होते हैं। सोनिया गांधी जो अचानक कई बरस बाद सक्रिय हुई हैं, प्रोएक्टिव हुई हैं, क्या वाकई वो इस क्राइसिस मोमेंट में 2 कदम आगे बढ़कर सारे विपक्ष को इकट्ठा करना चाह रही हैं, एकजुट करना चाह रही हैं? और क्या मैं ये मानूं कि आने वाले समय में इस देश की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है? और एक बात आखिर में फिर मैं आपसे दोहराना चाहूंगा, जिसे याद रखिएगा, बीजेपी 240 पर है लोकसभा में और इंडिया अलायंस 234 पर है। और सरकारें संसद के बाहर नहीं, किसी राज्य में नहीं, बिहार जीतने से नहीं, दिल्ली जीतने से नहीं, महाराष्ट्र जीतने से नहीं, सरकारें जो बनती हैं और गिरती हैं वो लोकसभा के सदन पर ही गिरती हैं, जहां पर मोदी जी अभी भी अल्पमत में बैसाखियों पर है। इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब इसी को लेकर आज मैंने 2 खास मेहमानों को बुलाया। संजय झा मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। संजय झा 2004 में सोनिया गांधी जब वाजपेयी की सरकार गिराने जा रही थी या जीतने जा रही थी युद्ध को, उससे 4 महीने पहले सोनिया गांधी के साथ जुड़े थे। पार्टी के मेन फेस रहे टेलीविज़न पर और कई किताबें लिख चुके हैं और भीतर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समझते हैं। मैंने आज उनसे कहा कि खुलकर बोलने का दिन है झा साहब, आज खुलकर बोले भी। और साथ में उमाकांत होंगे जो कुछ अंदर की खबरें आपको बताएंगे, क्योंकि संसद कवर कर रहे हैं पिछले 35 वर्षों से। संजय जी, आखिर में जो सवाल होते हैं, मुझे लगा कि मैं शुरू ही कर दूं। क्या अब सोनिया गांधी सीधे सीधे मोदी से मोर्चा लेने जा रही हैं? क्योंकि जिस तरह से वो सक्रिय हुई हैं, अचानक वो सक्रिय हुई हैं पिछले कुछ दिनों से, और उससे ऐसा लगता है कि एक क्रूशियल रोल में आ रही है। क्या सोनिया गांधी, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, आज का जो कांग्रेस का रिजीम है, वो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या उसमें केसी वेणुगोपाल जी की टीम हो या राहुल गांधी हो, क्या सोनिया गांधी आज भी इनसे कहीं ज्यादा काबिलियत रखती हैं, खासकर कोलिशन पॉलिटिक्स को हैंडल करने में, कोलिशन पॉलिटिक्स को? यहाँ पर सोनिया गांधी का यदि वो राजनीति में ज्यादा, शायद हम कहना चाहेंगे कि नहीं, कि एक शिद्दत के साथ वो आगे बढ़ रही हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। इसका मैं समझता हूं कि संगठन को लेके कोई उस पर असर नहीं होगा, लेकिन उनका एक तजुर्बा है। और देखिए, राजनीति में जो ढांचा है, जो प्रणाली है, जो जिसको आप कहते हैं प्रक्रिया है, उसको समझना अनिवार्य है जी। और यहाँ पर फर्क राहुल और सोनिया में शायद वही है सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए उनका तजुर्बा ज्यादा है, वो तो उन्होंने ज्यादा राजनीति को देखा है, इवन दो शी वाज एन आउटसाइडर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उन्होंने उस समय कांग्रेस को देखा जबकि कांग्रेस को 111 112 सीट पे आ चुकी थी एक समय, और लोगों को लगा था कि अब हाँ, और 114 पे। और जब शरद पवार जी और बाकी लोग, तारिक अनवर जी, जब उन लोग पार्टी को तोड़ा था, तो उसके बाद लोगों को लगा कि अब कांग्रेस पार्टी का कहानी या अफसाना अब खत्म होने वाला है। तो उसके बाद 2 चुनाव लगातार जीतना, 206 सीट पर लाना, ये उसका बहुत बड़ा श्रेय। और मैं एक बात कहना चाहूंगा दीपक जी कि 206 में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। एक क्रूशल जो सवाल है, क्योंकि आज की तारीख में चाहे मिस्टर मोदी हो या मिस्टर राहुल गांधी हो, चाहे लीडर ऑफ द हाउस हो या लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कोलिशन पॉलिटिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं कहूंगा कि आज उसी की सरकार बनेगी जिसके साथ नीतीश और नायडू होंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनके साथ खड़ी हो जाएंगी, सरकार उनकी बन जाएगी। मोदी अभी भी बैसाखियों पर है, 240 पर है, 1 सीट का इजाफा नहीं कर पाए पिछले 1.5 साल में, और कांग्रेस के साथ भी कोलिशन ही है। कोलिशन पॉलिटिक्स का ही समय है। क्या आपको लगता है कि इतने डिसाइसिव समय में
मोदी हो, राहुल गांधी हो, अमित शाह हो, जो भी नेता हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, क्या आज की तारीख में कोलिशन पॉलिटिक्स में सोनिया गांधी से बेहतर कोई नहीं? मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि लोग उनको बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वो लोगों को सुनने के लिए तैयार है। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जो मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि शायद लखेरा जी भी जी। इसके साथ इत्तेफाक रखेंगे। आप 2024 के चुनाव पर जरा गौर करें आंकड़ों पर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दीपक जी, बिकॉज मैं समझता हूं कि भारत का राजनीति इसीलिए बदला और आज मोदी इसीलिए प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी इसीलिए विपक्ष के नेता हैं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी मसले थे या अहंकार था या इंडिया अलायंस का घमंड था। इसी कारण मोदी जी प्रधानमंत्री। आप आंकड़ों को ओके। देखिए, बिहार के आप लोकसभा के रिजल्ट्स को आप देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार को इन्होंने कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया। इंडिया अलायंस को क्या करना था? नीतीश जी क्या मांग रहे थे? नीतीश जी तो बुजुर्ग हैं, नीतीश जी अनुभवी भी थे, नीतीश जी भाजपा के साथ अपना गठबंधन छोड़ के और वो तब इंडिया सेहत भी अच्छी थी, उस वक्त सेहत भी सेहत भी ठीक अच्छी थी। थी, बिल्कुल। और उन्होंने आप देखिए तो पहला जो पूरा जो गपशप शुरू हुआ वो तो पटना में शुरू हुआ था। वहां पर तो जेडीयू होस्ट था। उन्होंने क्या मांगा था? देखिए, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हमको आप कोऑर्डिनेटर बना दीजिए। उन्होंने ये संयोजक नहीं बना कहा था कि दीजिए। मेरा नाम आप प्रधानमंत्री घोषित कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा था। कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए इतना हिचकिचाहट कि 3 महीने सितंबर के बाद दिसंबर तक कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस की एक भी मीटिंग में नहीं बुलाई। और क्या घमंड था इंडिया अलायंस का। और इस पर मैं समझता हूं कि खारगे जी और राहुल गांधी से दोनों से ये बहुत बड़ी मैं समझता हूं गलती हुई। उन्होंने कोई भी मीटिंग इसीलिए नहीं बुलाई क्योंकि उनको लगा कि हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं और उसके बाद हमारा जो नेगोशिएशन जो कैपेबिलिटी होगा वो बाकी के साथ बहुत मजबूत हो जाएगा। हम बार्गेनिंग में इंडिया अलायंस के साथ हमारी सीट्स बढ़ जाएंगे। हुआ क्या वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन आप 2024 के लोकसभा पर गौर कीजिए, 29 सीट्स वेंट टू एनडीए और आरजेडी, कांग्रेस और सीपीएम को मिलाकर लगभग 9 सीट्स इनको मिले। यदि जेडीयू आपके साथ था, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस लड़ता, मैं आपको बता रहा हूं ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही नहीं, कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस को कम से कम 30 से 32 सीट इनको मिलती। ओके। मतलब बीजेपी का नुकसान 12 तो उनको मिला, लेकिन अलायंस को लेके इट वुड हैव बीन डाउन बाय एटलीस्ट 20। बीजेपी 12 से कम 5-6 सीट की नुकसान जरूर होने वाली थी बीजेपी।